Good morning 12th class students. Today we will discuss the chapter solid state. So what are solids? Solids are the substances which have definite shape and definite volume. मतलब जो solids हैं उनकी definite shape होगी और definite volume होगा. Characteristics properties of the solids are, जो solids हैं उनकी क्या क्या properties होंगी. Solids are rigid, ये hard होंगे, इनकी definite shape और mass होगा. They have definite volume. So बिकॉज देर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन दी सॉलिड्स, क्योंकि जो सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. और वो क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं? क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत शॉर्ट होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स हैव द फिक्स्ड पोजीशन. जो सॉलिड्स हैं उनके जिससे मिलकर वो बने हुए हैं, जैसे एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो पोजीशंस होंगी वो बिल्कुल फिक्स रहती हैं. सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं. यानी अगर हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स और क्लोज नहीं आ सकते. दे हैव हाई डेंसिटी. द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. क्योंकि यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, तो वॉल्यूम कम होगा और मास ज़्यादा होगा. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम. द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेस. इसके अंदर हम दो फोर्सेस कंसीडर करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थर्मल एनर्जी के मुकाबले में ज़्यादा हैं तब सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा. और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हैं और थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, तब कोई भी पार्टिकल या एटम, आयन, मॉलिक्यूल वो लिक्विड या गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा. द नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमरफस फॉर्म के अंदर. जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसके अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज होंगे उनका एक डेफिनेट पैटर्न होगा, जो वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंज रहेंगे. और इनका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेगा. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर कोई भी क्रिस्टल बना हुआ है वो बहुत देर तक अपने पार्टिकल्स को रिपीट करेंगे, लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसी टाइप से पैटर्न फॉलो होता रहेगा. और एमरफस सॉलिड जो हैं इनके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, तो इसी वजह से इन्हें एमरफस सॉलिड कहा जाता है. और उनका जो ऑर्डर है वो भी शॉर्ट रेंज रहता है, यानी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं कर पाते हैं. इसके एग्जांपल हैं ग्लास एंड रबर. नेक्स्ट आर दी स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड. सो स्यूडो सॉलिड किन्हें कहा जाता है? लाइक लिक्विड एमरफस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो. जो लिक्विड हैं उन्हीं की तरह एमरफस सॉलिड की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं. जैसे ग्लास, जैसे आपने देखा होगा ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ग्लास प्लेन्स का वो बहुत थिक हो जाता है, ऊपर वाला पोर्शन थिन रहता है. उसका थिक होने का रीज़न क्या है? कि वहाँ पर क्या हो जाते हैं? फ्लो कर जाते हैं. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास. नाउ जो क्वार्ट्ज हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं और जो क्वार्ट्ज ग्लास हैं वो एमरफस होते हैं. जो क्वार्ट्ज हैं उनका फॉर्मूला होता है SiO2 और ये एक टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. इनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है. लेकिन अगर हम SiO2 को मेल्ट कर दें उससे जो अरेंजमेंट आती है उसे क्या कहा जाता है? क्वार्ट्ज ग्लास. सो देयर इज़ ए डेफिनेट पैटर्न ऑफ द क्वार्ट्ज बट देयर इज़ इरेगुलर पैटर्न ऑफ द क्वार्ट्ज ग्लास. सो नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड. फर्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर डेफिनेट ज्योमेट्री रहेगी, लेकिन अमरफस के अंदर कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होंगे, यानी अगर आप एक ही सब्सटेंस को कितनी भी बार मेल्टिंग पॉइंट मेज़र करेंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट आएगा, लेकिन अमरफस के मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी. आइसोट्रॉपी का मतलब होगा, आइसो मीन्स सेम, जहाँ पर अगर हम डिफरेंट पैटर्न के अंदर जाते हैं और हमें प्रॉपर्टीज़ सिमिलर मिलती हैं तब उसे आइसोट्रॉपी कहा जाएगा. और यहाँ एनआइसोट्रॉपी के अंदर अगर हम डिफरेंट लाइंस में जा रहे हैं और हमें प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट मिल रही हैं तो वो एनआइसोट्रॉपिक होगा. तो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि उनका रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, तो इसके अंदर क्या होगा? अगर हम दो एक्सिस के अराउंड स्टडी कर रहे हैं, लाइक वन एक्सिस ए डैश एंड सेकेंड इज़ बी डैश,
तो यहाँ जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर सपोज Cl नेगेटिव आर प्रेजेंट, बट हेयर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बोथ आर प्रेजेंट। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वो डिफरेंट हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट रहेंगी। लेकिन जो आइसोट्रॉपी है उसके अंदर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है सेम रहेंगी, क्योंकि इनके अंदर डिसऑर्डर अरेंजमेंट होता है और जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहते हैं। अगर हम उन्हें दो डायरेक्शन के अंदर स्टडी कर रहे हैं लाइक ए डैश एंड बी डैश, तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी क्योंकि उनके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट सिमिलर रहता है। नेक्स्ट इज़ द क्लीवेज। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लीव्ड अलोंग द डेफिनेट प्लेन बट अमरफस डज नॉट। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमें दिया गया है उसको नाइफ से कट करते हैं तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर कट होता है, बट अमरफस रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर कट नहीं होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर्स till cleavage. Thank you.